हम बात करेंगे मध्यकाल में चित्रकला की प्रगति के बारे में। यद्यपि भित्ति चित्र और सचित्र पांडुलिपियां दोनों ही रूपों में चित्रकला की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही रही है, फिर भी कला के साहित्यकारों द्वारा सर्वसम्मति से यह माना जाता रहा कि दिल्ली के सुल्तानों के दरबारों में भारतीय मुस्लिम कला की कोई परंपरा नहीं रही। अधिकतर सुल्तान अपने धार्मिक दृष्टिकोण में रूढ़िवादी थे और ऐसा कोई ठोस साक्ष्य भी मौजूद नहीं है जो इस बात के विपरीत प्रमाण दे सके। अतः यह मान लिया गया कि सुल्तानों की कलात्मक अभिव्यक्ति की इस विशेष शैली को कोई आश्रय नहीं दिया गया। लेकिन पिछले कुछ 25 वर्षों के दौरान हुई खोजों और ज्ञात सामग्री के पुनर्मूल्यांकन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमें इस मत में संशोधन करना होगा, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली के सुल्तानों के लंबे शासनकाल के दौरान दिल्ली और साथ साथ प्रांतों में भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया। उत्तर मध्यकाल के संपूर्ण इस्लाम जगत में राजकीय कक्षों और भवनों में भित्ति चित्रियों का बहुत प्रचलन था और दिल्ली सल्तनत भी निश्चित रूप से इसका अपवाद नहीं था। इस प्रकार सुल्तान लोग अरबी और फारसी की उन श्रेष्ठ साहित्यिक और ऐतिहासिक कृतियों की चित्रित पांडुलिपियों से भी अनजान नहीं रहे होंगे। इसकी पृष्ठभूमि में यह पता लगाना पूर्णतः आश्चर्यजनक नहीं होगा कि दिल्ली के सुल्तानों के दरबारों में तथा अन्य स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र केंद्रों में चित्रकला को वास्तविक प्रोत्साहन मिला। सबसे पहले हरमन गोट्स ऐसा पहला विद्वान था जिसने 1947 में जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख किया। उसने मालवा और बंगाल में भी चित्रकला के अस्तित्व के संकेत दिए, लेकिन अपनी इन बातों को प्रमाण स्वरूप सिद्ध करने के लिए उसने किसी सामग्री का उल्लेख नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई, जो कि समकालीन हिंदी फारसी साहित्य में चित्रकला से संबंधित बिखरे संदर्भों का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने इस सिद्धांत का सृजन किया कि सल्तनत काल में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। इसके बाद साइमन डिग्बी ने बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ बनारस 1967 में प्रकाशित एक लेख द्वारा चित्रकला और चित्रित कृतियों के रूप में बनाए गए चित्रों के प्रमाण के रूप में इस विषय पर नए साक्ष्य प्रस्तुत किए। कार्ल खंडालवाला और मोतीचंद ने अपने प्रबंध द न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन पेंटिंग अ रिप्रेजल में इस सामग्री का विश्लेषण किया और जैन और हिंदू साहित्यिक तथा धार्मिक कृतियों की पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त सभी समकालीन गैर मुस्लिम चित्रों का अध्ययन करके इन साक्ष्यों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे आरंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। इसमें सुल्तान महमूद की राजधानी हेरात और लश्करी बाजार नामक नगर की इमारतों और स्मारकों में आकृति संबंधी चित्रों के विद्यमान होने का उल्लेख किया गया है। इनकी दीवारों पर उत्सवों में पहने जाने वाली पोशाकें और उनको पहने हुए शाही दरबार के गुलामों को दिखाने वाले प्रारंभिक भित्ति चित्रों की खोज हुई है। यद्यपि ये सुल्तान महमूद के विशाल साम्राज्य के अंग थे, फिर भी भौगोलिक दृष्टि से ये भारत की सीमाओं से बाहर थे। सुल्तान महमूद के दरबारी कवि फारूकी ने सुल्तान महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए एक भव्य उद्यान में निगार खाना यानी चित्रवीथिका यानी आर्ट गैलरी नामक मंडप की दीवारों पर चित्रित सजावट का उल्लेख किया गया है। इस निगार खाना के बीचों बीच महमूद गजनी का भी एक शबीह यानी कि व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बना था, जिसमें उसे शिकार करते हुए और उसके आसपास खड़े हुए उल्लासित जन समुदाय को चित्रित किया गया है। समसामयिक लेखक ताजुद्दीन रज़ा के साक्ष्य के अनुसार सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चित्रों के माध्यम से सजावट का काफ़ी प्रचलन था। रज़ा ने एक कसीदे में बंदरगाह या तख्त महल के प्रमुख मेहराब के चाप स्कंधों स्पैंड्रल्स
पर मानव और पशु आकृतियों के चित्रों और सज्जाओं का अस्पष्ट सा उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी के लेखक इसामी ने अपनी पुस्तक फतुह उल सलातीन में चित्रकला के संबंध में रज़ा के साक्ष्य की पुष्टि की है। उसने लिखा है कि इल्तुतमिश के समय में चीनी चित्रकार दिल्ली लाए गए थे। समकालीन फ़ारसी और हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों के प्रचलन के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। अमीर खुसरो देहलवी की बहुप्रशंसित सुप्रसिद्ध कृति देवल रानी खिज़्र खां में स्पष्ट कहा है कि चित्र के डिज़ाइनों के लिए चरकबों अर्थात छेददार झावों परफोरेटेड पाउंसेस का इस्तेमाल किया जाता था। खुसरो के ही एक और ग्रंथ सुनह सिपिहर में सुंदर चित्रित वस्त्रों का उल्लेख है। फारस के इल्दानिद वंश के सुप्रसिद्ध विद्वान वज़ीर मलिक अलाउद्दीन द्वारा अलाउद्दीन खलजी के समकालीन ख्वाजा रशीदुद्दीन फ़ज़लुल्लाह को भेजे गए उपहारों में एक ऐसे चित्रांकित कपड़े का उल्लेख है जिसमें अपने दरबार का आयोजन करते हुए एक सुल्तान को दिखाया गया है। अमीर खुसरो के ग्रंथ के अनेक स्थलों पर आकृति मूलक रेखांकनों, आकृतियों में अंकित कालीनों और पर्दों के अनेक उल्लेख हैं। छिताई वार्ता में एक हिंदी ग्रंथ में भी चित्रकार और उसकी रचनाओं का स्पष्ट उल्लेख है। सल्तनत काल में चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग शम्स सिराज अफीफ की तारीख़ फ़िरोज़शाही में मिलता है। एक स्थान पर गैर इस्लामी प्रथाओं के प्रति फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा अपनाए गए निषेधात्मक उपायों की चर्चा करते हुए अफीफ लिखता है कि सुल्तानों में यह रिवाज है कि वे अपने आराम गृहों को आकृति मूलक चित्रों की दीर्घाओं से सुसज्जित करते हैं। खुदा के प्रति अपने भय के कारण सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने आदेश दिया कि इन दीर्घाओं में हिंदू नरेशों की जीवित आकृतियों के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही में बताया है कि सुल्तान कैकुबाद द्वारा शुरू कराए गए महल को जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने पूरा कराया और उसे चित्रों से सजाया गया। पालामऊ के मुल्ला दाऊद द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य चांदायन में एक रोचक छंद आता है। इस छंद में नायिका चंदा द्वारा अपनी सखियों के साथ मिलकर चित्रांकित महल की अटारी पर सोने का उल्लेख है। छिताई वार्ता की भांति चांदायन में भी रामायण से लेकर महाभारत तक के प्रसंगों, आम जीवन के दृश्यों तथा लोकप्रिय लोक कथानों के चित्रांकन का उल्लेख है। समग्र रूप से ये सारे दृश्य चित्र बड़े सुपरिचित से लगते हैं। इन चित्रों की पृष्ठभूमि लाल रंग की आभा लिए हुए है और इनमें सुनहरे रंग का खूब प्रयोग किया है। इस विशेषता को समकालीन जैन पांडुलिपियों, दृष्टांत चित्रों और भारतीय चित्रकथा की अनेक विभिन्न परंपराओं से ग्रहण किया गया। साथ ही सिराज के काल में प्रचलित चित्रक शैली और मुंगबिगेन के अमीर हाजा की समस्याग्रस्त हिंद मुस्लिम पांडुलिपि के पृष्ठों पर अंकित दृष्टांत चित्रों में भी कुछ सीमा तक इन चित्रों को प्रभावित किया है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में कुतुबुन द्वारा अवधी में लिखे गए एक अन्य लोकप्रिय प्रेम कथा मृगावती में भी चित्रकला के बारे में हमें ऐसा ही वर्णन मिलता है। इसके अलावा भित्ति चित्रों में भी हम देखते हैं कि मुगल युग से पूर्व शयन ग्रहों और दीर्घाओं में यह काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय थी। लिखित साक्ष्यों की पुष्टि करने वाली बहुत ही कम सामग्री हमें मिलती है। दिल्ली सल्तनत चित्रकला के बिखरे और बचे खुचे अवशेष हमें चंपानेर, सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों, सीरी और बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूम वली मस्जिद से प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्रों के ये अवशेष फूल पत्तियों और वनस्पतियों के रूप में हैं।
ग्वालियर में मानसिंह तोमर के महल के अलंकारों के अद्भुत सौंदर्य ने बाबर और अकबर दोनों को ही प्रभावित किया। ग्वालियर और गुजरात में चित्रकला की उक्त परंपरा को इस सीमा तक समृद्ध रूप में सुरक्षित रखा गया कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकबर द्वारा स्थापित महान चित्रालयों एटेलियर्स में इनमें से कुछ कुशल कार्यरत चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया। अब हम आते हैं लघु चित्र और चित्रांकित पांडुलिपियों पर। पूर्वी भारत के पाल साम्राज्य में 9वीं-10वीं शताब्दी से बौद्ध, जैन और हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पांडुलिपियों के ताड़पत्र पृष्ठों और लकड़ी की जिल्दों पर मूर्तिशिल्प संबंधी दृष्टांतों के रूप में लघु चित्र बहुत व्यापक रूप से प्राप्त होने लगे हैं। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। इस पांडुलिपि के कुछ 20-25 पृष्ठ बिखरे हुए मिले हैं जिसमें आड़े चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों की शैली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के मिस्र मामूलक चित्रों और ईरान की इंजू चित्रकला शैली से मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है कि इन पांडुलिपियों को शाही संरक्षण के अंतर्गत तैयार किया गया होगा। 1427 के शाहनामा, 1438 में रूमी की मतनवी, इसी प्रकार की पांडुलिपियां हैं। इनकी शैली एक जैसी नहीं है, पर ये सिराजी शैली के दक्षिण तैमूरी प्रादेशिक शैली के चित्रों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब आते हैं मांडू, जौनपुर और बंगाल समूह पर। कुछ तिथियुक्त पांडुलिपियां मांडू और दिल्ली आगरा के प्रदेशों से और हाल ही हमें एक पांडुलिपि बंगाल से प्राप्त हुई है। मांडू से प्राप्त कम से कम 4 अद्भुत पांडुलिपियों की ओर हमारा ध्यान सहज रूप से जाता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोचक पांडुलिपि नियामतनामा है, जो पाकशास्त्र पर एक ग्रंथ है। इसे निश्चित रूप से मांडू में ही चित्रित किया गया। इसकी पुष्पिका में गयासुद्दीन खिलजी के बेटे सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है, जिसके पोर्ट्रेट्स को अनेक लघु चित्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। जैन लघु चित्रकला के क्षेत्र में मांडू एक बहुत व्यापक कलात्मक कार्यशैली का केंद्र बिंदु था। नियामतनामा के चित्रांकन से समकालीन ईरानी शैली के साथ इसके घनिष्ठ रूप से जुड़ने और मालवा की इस चित्रकला शैली की विकसित और सुरुचिपूर्ण कलात्मक परंपरा का पता चलता है। इन रंगों की रंग योजना बड़ी चटकीली और जीवंत है। इन चित्रों में चित्रित बेल बूटे बड़े समृद्ध और ताजगी लिए हुए हैं। मानव आकृतियाँ बड़ी ही स्वाभाविक और सौष्ठवपूर्ण हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें मिफ्ताह उल फुजालस नामक एक पांडुलिपि में भी मिलती है, जो कि मांडू में ही तैयार हुई और दुर्लभ शब्दों का शब्दकोश है। 1502 में हाजी महमूद नामक व्यक्ति द्वारा मांडू में चित्रांकित वोस्तान पांडुलिपि में इससे सर्वथा भिन्न प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। इस पांडुलिपि के चित्र समकालीन ईरानी शैली से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। नियामतनामा और मिफ्ताह उल फुजाला के दृष्टांत चित्रों की शैली में इतना भिन्नता है कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये सभी मांडू में ही बने गए थे। एक अन्य पांडुलिपि है अजैब उस सनाती, जो कि 1508 में मांडू में ही बनाई गई थी। और इसके अलावा अनवर-ए-सुद्दैली नामक पांडुलिपि भी उपलब्ध हमें कराई गई है। इस ग्रंथ में लघु चित्र निम्न कोटि के हैं और कुछ विद्वान इसे आगरा दिल्ली कोटि के अर्धशाही समूह का बताते हैं। 15वीं शताब्दी में जौनपुर समृद्ध साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इस नगर को दाक उल अमन यानी कि शरण स्थली कहा गया।
जहाँ कुतुबन ने अवधी में सुल्तान हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में मृगावती नामक काव्य की रचना की। 1501 में जौनपुर में लिखी गई फारसी की एक पांडुलिपि का भी पता चला है, जिसके लघु चित्रों में प्रांतीय ईरानी तरीके से कुछ प्रभावहीन रूपों को प्रदर्शित किया गया है। हाल ही के वर्षों में जिन पांडुलिपियों की खोज की गई है वे हैं हमजनामा, खमसा ए अमीर खुसरो, सिकंदरनामा ए बहरी, शाहनामा, मथनवी और सिकंदरनामा। ये चित्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर प्रदेश में तैयार किए गए हों, लेकिन हमें इसकी पुष्टि के प्रमाण कम ही मिलते हैं। अहमदाबाद भी समृद्ध साहित्यकार और स्थापत्य संबंधी गतिविधियों का महान केंद्र था, जहाँ अनेक पांडुलिपियाँ और 1551 में लिखे गए बसंत विलास जैसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की रचना हुई। अनवर ए सुहेली के दृष्टांत चित्रों से युक्त एक पांडुलिपि मिली है, जो बहुत बाद की रचना है। सन 1978 में रॉबर्ट स्केल्टन, जिन्होंने मांडू की प्रख्यात पांडुलिपि नियामतनामा की खोज की और उसे प्रकाशित किया, उन्होंने एक और बहुत उपयोगी सामग्री का प्रकाशन किया, और वह थी शरफनामा की पांडुलिपि, जिसे बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के निर्देश पर तैयार किया गया। इसके मुख्य पृष्ठों को बड़े ही शानदार ढंग से दृष्टांत चित्रों द्वारा सुसज्जित किया गया है, और इसके मूल पाठ को सुंदर नस्ख लिपि शैली में लिखा गया है। ये चित्र साफ तौर से ईरानी कला के प्रति ऋणी प्रतीत होते हैं, फिर भी उनमें विशिष्ट भारतीय विशेषताएं विद्यमान हैं। हमें पता चलता है कि नुसरत शाह के शासनकाल से पूर्व भारत में ईरानी चित्रकला के तत्वों को पहले ही आत्मसात किया जा चुका था। इसके बाद हम एक अन्य समूह की ओर आते हैं, जिसे हम लौर चंदा चौर पंचशिका समूह कहते हैं। सचित्र जैन और इस्लामी पांडुलिपियों में जो परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, उन्होंने धीरे धीरे कलात्मक परंपराओं का रूप ग्रहण कर लिया और आने वाले दशकों में एक नवीन चित्रकला शैली के रूप में सामने आए। इस तथ्य की पुष्टि पांडुलिपियों के उस समूह से होती है जिसमें चटकीली और जीवंत रंग योजना, बेल बूटों और अलंकरण विधानों से युक्त शांत और परिष्कृत रूप में लघु चित्र विद्यमान है। इस विशेष समूह को सामान्यतः लौर चंदा चौर पंचासिका समूह कहा जाता है। इसमें अनेक पांडुलिपियां और उनके विविध प्रकार के बिखरे हुए पृष्ठ शामिल हैं, जैसे कि महाभारत के अरण्य पर्व की पांडुलिपि, लौर चंदा की पांडुलिपि, चौर पंचासिका की पांडुलिपि, गीत गोविंद के कुछ अंश, भागवत पुराण की 3 भिन्न भिन्न पांडुलिपियां, मृगावती पांडुलिपि, रागमाला की पांडुलिपि इत्यादि। इन पांडुलिपियों में दिए गए चित्रांकन बड़े असमान स्वरूप वाले हैं, और इनमें से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कुछ पांडुलिपियों में तो निश्चित रूप से मिलती हैं, जबकि दूसरों में बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती। लौर चंदा की पांडुलिपि के चित्रांकनों में उच्च कोटि की परिष्कृत चित्रकला के चिन्ह मौजूद हैं। गीत गोविंद और लौर चंदा महाभारत के अरण्य और चौर पंचासिका में एक समान की शैलियाँ परिलक्षित होती हैं। अरण्य पर्व पांडुलिपि की भांति इस समूह के चित्रों को भी संभवतः बुर्जुआ वर्ग के लिए तैयार किया गया था, न कि किसी शाही संरक्षक के लिए। दिल्ली के निकट चित्रित महापुरुष की पांडुलिपि बहुत रोचक है। यह मुगल काल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बनाई गई है, और इसके लघु चित्र उस शैली के हैं जिन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैन परंपराओं को जीवित रखा। हमें अकबर युग से पूर्व
एक भी तिथियुक्त पांडुलिपि नहीं मिली है। इसके आधार पर लौर, चंदा, चौर, पंचासिका समूह के लघु चित्र, जिसमें जम को बहुत प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, प्रारंभिक अकबर युग के हो सकते हैं। इन लघु चित्रों में सामान्यतः लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि है। ये बड़ी सादी रचनाएं हैं जिनमें पतली कमर, तीखी नासिका, विशाल नेत्र और चौकोर चेहरे वाली महिलाओं को चित्रित किया गया है। इसमें स्थापत्य और वनस्पतियों के चित्रण बहुत कम हैं और पारंपरिक वृक्षों और पत्तियों से भरी हुई चट्टानें, नीली आभा से युक्त आकाश को प्रदर्शित किया गया है। अनेक चित्र ऐसे भी हैं जो हमें एक ऐसे आह्लादयुक्त जीवन का प्रदर्शित करते हैं जो हमें बाद के धार्मिक चित्रों में नहीं मिलते। इनमें चित्रित आकृतियों के हाव भाव उन्मुक्त और अनगढ़ हैं। इन चित्रों की विषय वस्तु विविधतापूर्ण है और पूर्व स्थापित परंपराओं से युक्त है। इन लघु चित्रों ने राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति और विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। पांडुलिपियां दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों की कलात्मक प्रगति की भी सूचक हैं।